अ, देखिए राजीव जी, वो ट्वीट मैं देख रहा था अखिलेश यादव का, जिस ट्वीट में उन्होंने सीधा सीधा कहा भी कि हम बढ़ते कदम, फिर उसके बाद श्री जयंत चौधरी जी के साथ बदलाव की तरफ, राजनीति के उस पार एक किताब भी आई रामगोपाल यादव की, और उसमें उन्होंने बाकायदा उसका उसका विश्लेषण भी किया है। आजकल तो किताब की राजनीति खूब हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। मगर इस तरह से सीधा सीधा अभी जो खबर वहां पर आई कि क्यों इतना इतना ज्यादा ये कंसंट्रेट कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, और जयंत चौधरी क्या चाहते हैं, क्या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते हैं या ज्यादा मंत्रालय वाली सीट चाहते हैं, ये सब चीजें बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट है, आज का डेवलपमेंट है, जो ट्वीट बताता है कि सकारात्मक दिशा की तरफ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। बीच बीच में प्रियंका गांधी का जो जमीनी उनके उनका ये तस्वीरें सामने आती हैं लोगों के बीच, और उनके बयान तमाम, खासकर किसानों की इश्यूज को लेके, उससे लगता है कि कांग्रेस को भी एकदम दो तरफा लड़ाई नहीं है, कांग्रेस है लड़ाई में। सुमन जी सही कह रहे हैं, मैं उस बात को मानता हूं। और जमीन पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस नकारा नहीं जा सकता है। जब इनकी घबराहट बढ़ती है तो ये बार बार कांग्रेस का फिर नाम लेते हैं। और सबसे जो मुश्किल चीज है, जिस चीज को लेके ये बराबर भागते हैं उसका जवाब देने से, वो है राकेश टिकैत का बयान। मैं फिर सीधा ओवैसी पे आ रहा हूं। राकेश टिकैत ने कहा था कि ओवैसी बीजेपी के चचा जान है। दूसरा बयान यह आया था कि बीजेपी ओवैसी के बीच साठ गांठ है। इन दोनों बयानों का कोई भी खंडन बीजेपी की तरफ से नहीं आता है। जेपी नड्डा भी उनकी घिघी बन जाती है बोलने से, बाकी नेताओं की भी घिघी बन जाती है, प्रवक्ता भी चुप रह जाते हैं जब इस सवाल को राकेश टिकैत उठाते हैं। तो आप जवाब देने की हिम्मत कीजिए। किसान नेता भी अगर ओबीसी ओवैसी पर प्रश्न करता है तो आपको जवाब देना चाहिए कि नहीं, ये चचा जान नहीं है। वहां आप बगले झांकने लगते हैं, बगल से निकल जाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, योगी ने अभी आरोप लगाया कि ओवैसी और सपा के बीच साठ गांठ है। मतलब कहीं ना कहीं अपनी जो टीम है उस टीम को आप चिपका रहे हैं वहां पर। ओवैसी को लेके यही है ना कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है कि वो सपा के एजेंट है ओवैसी। ये भी बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ रहा है। तो सपा को और दूसरा कि यूपी को हम दंगा मुक्त प्रदेश बनाए हुए हैं और आगे भी रहेगा, इसकी पहचान वैसी ही बनी है। और धमका रहे हैं बाकायदा, बीच में कई सारे लोगों को उठाया भी गया वहां पर कि भाई ये धन परिवर्तन करा रहा था, इसके लिंक अरब से हैं, इसके लिंक दूसरे इस्लामिक संगठनों से हैं। तो ये भी बीच बीच में वो टेलर जो है शासन की तरफ से दिखाया जाता है ताकि एक खास तबका कहीं ना कहीं से दबे और वो तबका संगठित नहीं हो। 21-22% जो मुसलमान वोटर हैं उसके तरफ हिट करने की भी कोशिश बार बार हो रही है। आज नड्डा जी का बयान भी उसी दिशा में था। जिन्ना का जिक्र जो बार बार वो कर रहे थे, उसके पीछे भी वोट का पोलराइजेशन है। अब नड्डा जी की बात को कितना उत्तर प्रदेश का मतदाता पोलराइज करता है अपने तरफ और सोचता है, ये भी एक सवाल है अपने आप में। लेकिन जो चीजें दिल्ली में चल रही हैं, आप ममता बनर्जी का भी आपने जिक्र छेड़ा, बड़ा अजीब लगता है कि एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि हमको विपक्ष की एकता, और 4 दिवसीय जो उनकी यात्रा है उस एकता का दो दृश्य अपने आप में बार बार उनकी तरफ पवन वर्मा का आना, या आज जिस तरह से भागवत झा आजाद के बेटे आए, इनकी तरफ आए, और फिर अशोक तंवर, ये तीन लोगों का आना। हालांकि ये सब लोग कांग्रेस से अब दूर हो चुके थे अपने आप। अशोक तंवर 2019 में ही कांग्रेस छोड़ दिया था उन्होंने, और फरवरी में उन्होंने अपना भारत मोर्चा नामक पार्टी बनाई थी, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसी जमाने में राहुल गांधी के भी बहुत करीबी माने जाते थे। अशोक तंवर आज की तारीख में अगर चले भी जाते हैं ममता बनर्जी की पार्टी में, तो कोई मायने उसका राजनीतिक मायने इस दृष्टि से नहीं है कि आज की तारीख में कांग्रेस में वो नहीं है। कीर्ति आजाद के साथ भी देखिए अजीब सा इत्तेफाक रहा कि पहले बीजेपी में थे, फिर जब अरुण जेटली पर उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए कि दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में गड़बड़ कर रहे हैं, तब उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गई, बाहर ही हो गए एक तरह से। फिर उसके बाद कीर्ति आजाद कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस से फिर यहां आते हैं। कीर्ति आजाद का कहां
बिहार के चुनाव में आज की तारीख में असर या राष्ट्रीय कैनवास पर देखा जाए तो कीर्ति आजाद उतने मजबूती से कहीं जाकर हरियाणा या यूपी में चुनाव नहीं जीता सकते हैं। तीसरे पवन वर्मा। तो ये लोग सिर्फ केवल राज्यसभा की सीट तृणमूल कांग्रेस से हट जाए तो ये लोग कतई उस तरफ नहीं देखेंगे, जाएंगे ही नहीं उस तरफ। राज्यसभा का ऐसा एक झुंझुना है जिस झुंझुने की वजह से ये लोग बार बार लपकते हैं कि चलो भाई उसी बहाने हमें वहां राज्यसभा में कुछ मिल जाएगा। ये तमाम चीजें हैं, उसे लेकर ये अगर परिदृश्य देखा जाए, फिर ममता बनर्जी विपक्ष को एक करने की बात कहेंगे तो बड़ा मैच नहीं करता है, कहीं से वो अजीबोगरीब लगता है कि आप किस बिना पर ट्रस्ट चाहती हैं। फिर आप त्रिपुरा में या गोवा में वहां पर आप विड्रॉ कर लीजिए, वहां पर विपक्षी एकता क्यों नहीं आप करती हैं? वहां पर करना चाहिए विपक्षी एकता। बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल होता है वोटर जो हमारा, और खासकर हम उस दौर में जो सोशल मीडिया का सबसे आक्रामक दौर है, इसमें सारे गेस सारे एजम्पशन जो है ना पलट जाते हैं कई बार। तो इसलिए मैं अभी इस पे कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, बाकी स्टेट भी कौन कौन पार्टियां भी उतरेंगी, क्या क्या खेल अभी होने जा रहा है। अभी आम आदमी पार्टी का भी चेहरा देखना बाकी है, ओवैसी के असली जलवे अभी हम नहीं देख पा रहे हैं कि ओवैसी और कहाँ कहाँ जलवे बिखरेंगे और कहाँ जलवों के साथ जहर कहाँ उगलेंगे, वो सब भी बाकी है देखना अभी। तो उन चीजों का अभी इंतजार कर लेना चाहिए थोड़ा। कांग्रेस को लगातार कमजोर करने की चेष्टा भी कांग्रेस के लोगों के माध्यम से हो रही है। एक पक्ष है जिसके बारे में शायद मैं पूरा डिबेट शुरू में नहीं सुन पाया था, लेकिन जो एक किताब आई, उस किताब के माध्यम से मुझे लगता है कि कांग्रेस को कमजोर करने का एक और प्रयास आज किया गया है। द फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स, जिन्होंने किताब लिखी और जिसे लेकर मनीष तिवारी उन्हीं मनमोहन सिंह के जमाने में सूचना प्रसारण मंत्री रहे, खूब मलाई चाटी, भर भर पेट मलाई चाटी, खूब पैसे पैदा किए जगह जगह, हिमाचल से लेके और जो भी बेहतरीन जगह है वहां पर उनकी कोठियां हैं। वैसे मनीष तिवारी कहते हैं कमजोर थी कांग्रेस उस समय जब 26/11 हुआ था, तो कमजोर थी कांग्रेस, कोई बदला नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया वहां पर। तो एक तरह से, और उसकी तुलना वो 9/11 से कर रहे हैं। अब पता नहीं आदमी पढ़ता कितना है, वकील है सुप्रीम कोर्ट में, बजाय इसके कि उनको देखना चाहिए कि 9/11 जब हुआ था अमेरिका में, मैं उस समय वॉइस ऑफ जर्मनी में मैं मॉडरेशन कर रहा था और बाद में जाके यूएस में उस जगह को भी देखा कि क्या हुआ क्या है। देखिए सिर्फ कैजुअलिटी पे मैं आ रहा हूं, 2977 लोग मर गए वहां पर, जिसमें 19 अलकायदा के जो मानव बम थे, जो प्लेन बन के बम छोड़ा था उन्होंने, और कुल जमा जो मृत्यु हुई थी 2996 लोग मरे थे, उसमें से 2977 लोग आम आदमी थे। मुंबई में क्या हुआ था, मुंबई में भी उस लोकेशंस को हम जितने लोग बैठे हैं उनमें से मोस्टली लोगों ने देखा होगा, 166 लोग मरे थे। आप तुलना कर ली, 166 मौतें और 2996 मौतें, और जो उसकी डेंसिटी थी, पूरी दुनिया हिल गई थी जब 9/11 हुआ था। आप उसकी तुलना, मुंबई की तुलना आप उससे कर रहे हैं। दूसरा, ये चाह रहे थे कि वहां पर पाकिस्तान पर क्या आक्रमण हो जाएगा। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान नहीं है ना अमेरिका के हिसाब से। आप मनमोहन सिंह ने अगर रोका तो बहुत सोच समझ के रोका, लेकिन एक तरह से पूरा बॉल जो है उन्होंने, मनीष तिवारी ने आज बीजेपी को खेलने के लिए दे दिया। बीजेपी के जितने प्रवक्ता थे खेल रहे थे उस बॉल से। तो यानी आपको, आपके निशाने पे कांग्रेस है, और कांग्रेस के लोगों को किताब की राजनीति के माध्यम से आप ये उत्तर प्रदेश में भी ये चेहरा दिखाना चाह रहे हैं कि ये कमजोर पार्टी है। इस कमजोर पार्टी के हमारे सामने थोड़ी टिकेगी। हमारे सामने सबसे मजबूत जो है वो है सपा, उससे हम लड़ रहे हैं। ये भी एक रणनीति का हिस्सा है, किताब की राजनीति जो हो रही है उसके माध्यम से। दूसरा, इन्होंने अमित शाह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया कि आप संभालिए यहाँ पर। अब अमित शाह को यहाँ पर बीजेपी अपने एज को वो समझ रही है कि अमित शाह वही वाले चाणक्य हैं जो उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव को उन्होंने सारी रणनीतिक तैयारियां कराई थी। ये भूल जाते हैं बीजेपी को कायदे से सतपाल मलिक की गवर्नरी को कुछ दिन के लिए स्थगित करके उनको ले आते फ्रंट लाइन पे खेलने के लिए।
सतपाल मलिक ने जितने बयान दिए, उस बयान के बिना पर उनका कॉन्फिडेंस भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक विश्वास बन रहा था वोटर्स के बीच में। आपने सतपाल मलिक का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा, लगा कि ये अनगाइडेड मिसाइल है, शायद वो मिसाइल घूम जाए प्रधानमंत्री की तरफ भी, इसलिए आप दूर रखे हुए हैं। सत्यपाल मलिक ने जिन जिन बातों का कहा किसान आंदोलन के संदर्भ में, वो लगभग उस ट्रैक पे ही गया है कि आपको कानून हर हाल में आपको विड्रॉ करना ही पड़ेगा, उस तरह से ही गया। तो बीजेपी उस कार्ड को नहीं खेलना चाहती है, पता नहीं क्यों अमित शाह का मुंह और उनकी छवि का मुंह छूट नहीं रहा है, उसका नुकसान होगा राजीव जी।